संपूर्ण भारतवर्ष में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र और इस वर्ष जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दिए हैं उन सभी को विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर, यूपीएससी के क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभवी रजनीश सिंह तोमर का प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, कल जब यूपीएससी का पेपर हुआ तो बच्चे तो परेशान थे और मैं बच्चों का दोष कभी नहीं देता, आज नहीं कभी भी, क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चे तो गीली मिट्टी हैं और हम जो टीचर हैं वो कुम्हार हैं जो उस मिट्टी से चाहे तो घड़ा बना दें चाहे तो सुराही बना दें। तो अगर कोई बच्चा नहीं कर पाया तो दोष उस बच्चे का नहीं है, उस मिट्टी के घड़े बनाने वाले टीचर का है। इसलिए मैं जो आज कहूँगा वो यूपीएससी के बच्चे अपने दिल पर नहीं लीजिएगा, गलती आपकी नहीं है, लेकिन आप उस जाल में फंस जाते हैं हर साल और इसीलिए आपको यूपीएससी का पेपर भारी लगता है। आज मैं आपको सिर्फ 3 प्रश्न दिखाऊंगा और वैसे 3 प्रश्न जो सारे लोग रो रहे हैं कि कहां से पूछे गए हैं, मैं आपको लोकप्रिय किताब में से ही दिखा दूंगा। तो पहले आज ये है कि यूपीएससी 26 के प्रश्न मैं जो आज अभी आपको दिखाऊंगा उन्हीं पुस्तकों से पूछे गए हैं। आप ये जो व्यावसायिक शिक्षक हैं, मैं भी शामिल हूं उनमें, उनसे थोड़ा सावधान रहें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप विश्वास लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय समय पर आपको इस प्रकार का तटस्थ एनालिसिस मिलते रहेगा और अगर हमसे आप व्हाट्सएप पे या कॉल से संपर्क करना चाहते हैं तो 8401902595 पे संपर्क कर सकते हैं। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले इतिहास के एक प्रश्न को लेता हूं जो सारे लोग कह रहे हैं कि ये कहां से पूछा है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाली ग्रंथों में कहापन, निक्खा, कंस और काकनिका जैसे सिक्कों के प्रथम स्पष्ट संदर्भ समाविष्ट हैं। पाली ग्रंथों से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि अनेक स्थलों से प्राप्त आहत सिक्कों के पुरातात्विक प्रमाण द्वारा होती है। इन सिक्कों में से अधिकांश चांदी से हैं। ये तो सही ही है दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि इसको तो कह नहीं रहा है कि जांचिए। उपर्युक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित? शहरी जीवन के उद्भव से, मुद्रा अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण से। उत्तर मैं बाद में बताऊंगा, बहुत आसान है, 1 और 2 होगा, लेकिन पहले आप देखिए कि ये किस किताब से लिया गया है। पाली ग्रंथों में कहापन जैसे सिक्कों के प्रथम स्पष्ट समाहित हैं। ये देखिए, यहां पर मैं एक बुक लेकर आया हूं, नाम भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखिए क्या कहता है। यद्यपि वैदिक साहित्य में निष्क, शतमान आदि का उल्लेख मिलता है, इसे जरा यहां देखिए, मैं लाइन लगा रहा हूं, आप इसको देखिए। इसे पाली साहित्य में कहापन और संस्कृत में करसापन कहा गया है। जरा सोचिएगा, आप देखिए, इसे पाली साहित्य में कहापन और संस्कृत में करसापन कहा गया है। अब आइए क्या कहता है। कहता है कि खुदाई में जो प्राचीनतम सिक्के मिले हैं वे बुद्ध काल से पूर्व के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसी समय व्यापारिक संघों ने अपने ठप्पे लगाकर इनका प्रयोग प्रारंभ किया। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्का कहते हैं।
तो कहापन वाली बात हो गई। अब जरा देखिए तो क्या कह रहा है आगे, मैंने लाइन कहां से उठाया है ये देखिए। पाली ग्रंथों से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि अनेक स्थलों से प्राप्त आहत सिक्कों के पुरातात्विक प्रमाण द्वारा होती है। पुरातात्विक प्रमाण के द्वारा होती है। देखिए पहले इसको हम यहां से सेट कर दें, उसके बाद अब आइए देखिए क्या कहता है। देखिए यहां से क्लासिकल लेखकों नंदों की अतुल संपत्ति का उल्लेख करते हैं, एलन भी करता है, लेकिन ये देखिए सिक्कों के प्राचीनतम ढेर पूर्वी भारत से ही मिलते हैं। हो गया पुरातात्विक साक्ष्य, जिससे ये संभव है कि आहत सिक्के इसी क्षेत्र में हुए हों। अब आइए दोस्तों जरा अगला लाइन पढ़िए क्या लिखा है। देखिए कैसे इस किताब से डायरेक्ट लाइन आया है। इन सिक्कों में से अधिकांश चांदी से बने हैं। देखिए जरा अब यहां फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इन सिक्कों से में अधिकांश चांदी के बने हैं। जरा देखिए तो जरा यहां पर आइए, अब मैं फिर आपको लाल करके दिखाता हूं। देखिए क्या कहता है। करसापन तांबा और चांदी दोनों से बनता था। देखते जाइए, खुदाई में अधिकतर चांदी के ही सिक्के मिले हैं, केवल कुछ ही तांबे के सिक्के मिले हैं। जरा बताइए कि ये दोनों लाइन हूबहू मिला या नहीं मिला। अब जरा आइए अपने मूल प्रश्न पर। देखिए क्या कहता है। कहता है उपर्युक्त कथन शहरी जीवन के उद्भव से है और मुद्रा अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण से है। तो देखिए जरा मैं फिर मिला देता हूं। अब देखिए यहां पर लाइन क्या कहता है। एक मिनट जरा सा इसको मैं एडजस्ट कर दूं और फिर आपको मैं दिखाता हूं। देखिए ये एडजस्ट हो गया। अब आप जरा सा इसको पढ़िए, अगला क्या कहता है। कहता है कि यहां पर आइए, ये देखिए ये जो है काकनी वगैरह हो गया। एक मिनट जरा सा मैं आपको मिला दूं। हाँ ये लीजिए। स्पष्ट है कि इस समय विनिमय के माध्यम के रूप में सिक्कों का प्रचलन हो गया। देख रहे हैं। और अदल बदल प्रणाली लगभग समाप्त हो गई। सेकंड स्टेटमेंट देखिए इसके अंदर आ गया। अब जरा आप बताइए कि इसके अंदर जो है सब कुछ है कि नहीं। और अब आइए पहला स्टेटमेंट यहां। आहत सिक्कों के प्रचलन ने भी नगरीकरण को सुदृढ़ बनाया। देखिए तो पहला लाइन है शहरी जीवन के उद्भव से, दूसरा लाइन है मुद्रा अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण से। अब आप इसको जरा ऐसे सेट करके देखिए तो आपको दिख जाएगा कि आहत सिक्कों के प्रचलन ने नगरीकरण को सुदृढ़ बनाया, पहला स्टेटमेंट, और इस समय विनिमय के माध्यम के रूप में सिक्कों का प्रचलन हो गया, दोनों स्टेटमेंट। ये किताब मैं आपको नाम के साथ लिख देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ऑथेंटिक किताब जब आप पढ़िएगा तब जाके पास करिएगा। ये जो किताब है ये मैं मोटे में लिख देता हूं। ये किताब है प्राचीन भारत, केसी श्रीवास्तव। आप अगर कोचिंग का नोट्स पढ़िएगा तो केसी श्रीवास्तव आपको क्या लगेगा कि ना ये जो है ये बेकार है, बहुत ज्यादा लिख दिया है। कोचिंग वाला यहीं से काटा है, लेकिन वो ये लाइन नहीं देगा, वो तो क्या करेगा, चार्ट बना देगा। मैं देख रहा था एक फेसबुक पर एक विद्यार्थी की गलती मैं कभी नहीं ले देता हूं। बेचारा 4 किताब दिखा रहा था
कह रहा था कि देखो लोग कहते हैं कि एक ही मटेरियल बार बार पढ़ो, नहीं, मैं 4 पढ़ा हूं लेकिन इससे भी क्वेश्चन नहीं आया। वो एक कोचिंग का नोट्स था, वो मुझे दिख रहा था, वो मटेरियल बुक दिखा रहा था, वो गाइड था, एक दूसरे कोचिंग का, तीसरे का, चारों पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने प्राचीन भारत केसी श्रीवास्तव नहीं पढ़ा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अगर आईएएस क्रैक करना चाहते हैं तो आप जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी नारा दिए थे वेदों की ओर लौट चलो, तो आप जो हम लोग 1999 और 2000 में तैयारी करते थे और जो बुक पढ़ते थे उस ओर लौट जाइए, नहीं तो हर बार आपको यही लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ दिया। आप जरा उन टीचरों के बारे में आप सोच के देखिए कि उनका लेवल क्या है, जो ये कह रहे हैं कि प्राचीन भारत के प्रश्न तो कहाँ से पूछ दिए। क्यों? तुम अगर केसी श्रीवास्तव नहीं पढ़ाओगे बच्चों को तो यूपीएससी वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे। कई लोग कह रहे हैं कि यूपीएससी के चेयरमैन को दे देंगे तो ये सवाल 3 घंटे में नहीं बनाएगा। चेयरमैन को नौकरी लेना है, चेयरमैन नौकरी लेने आया है कि देने आया है? परीक्षा आप देने गए हैं ना, तो आपको ही करना होगा, उसी परिस्थिति में करना होगा। 20 ओवर में कोई सोचा था आज से 20 साल पहले कि 225 रन बन सकता है? बनता है। तो समय के साथ आपको बदलना है, नहीं तो आप बदल जाएंगे। आज कोई कहे सुनील गावस्कर को कि भाई आ जाओ वो 2020 में, तो उसको कोई लेगा? तो आपको बदलना है। अगर आप उस फॉर्मेट में नहीं बदल सकते हैं तो आप किसी को केवल शिकायत कर पाइएगा। अब दोस्तों मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि आज भी आपके पास 2027 के लिए मौका है। मैं प्राचीन भारत अपने ऐप में क्या कहते हैं केसी श्रीवास्तव से ही पढ़ाया, मैं दूसरे किताब से नहीं पढ़ाया। इस प्रकार की 7 प्रमाणिक किताबें हैं, सारे प्रश्न उसी से है, मैं लाइन बाय लाइन मिला दूंगा करंट को छोड़कर। तो अगर आप आईएएस प्रारंभिक परीक्षा का तैयारी करना चाहते हैं अभी भी सीरियसली, तो आप पहले विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा जीएस रिकॉर्डेड बैच लिखा हुआ कोर्स में जाइए। मात्र 7,999 में करंट छोड़कर सब होगा जीएस 1 का। वहां 1300-1400 घंटे का क्लास है। लेकिन जो आजकल का कोचिंग वाला करता है कि उसमें पीपीटी बड़ा बड़ा ऐसे कर देना, ऐसे ही नहीं मिलेगा। ओरिजिनल केसी श्रीवास्तव का जो है पन्ना होगा और मैं पेज के आधार पर आपको जो है लाइन बाय लाइन पढ़ाया हूं, तो आप ये कोर्स देख सकते हैं। इसी प्रकार एनसीईआरटी पढ़ाना अन्य कोचिंगों के द्वारा लड़कों को मूर्ख बनाना। जब एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है तो तुम उसमें से लाइन क्या काट रहे हो जी? आज एक भी यूपीएससी का टीचर आके बोल पाएगा कि मैंने इस ऑथेंटिक किताब से लाइन काटा था, देखो मेरे कटे हुए लाइन में से आया है? नहीं आया ना। तो तुम जब अनुभवहीन हो तो लाइन काहे काटते हो? तो आप मेरा एनसीईआरटी कोर्स ज्वाइन करिए, विश्वास लर्निंग ऐप में जाइएगा तो दूसरा कोर्स मिलेगा एनसीईआरटी कोर्स कक्षा 6 से 12, मात्र 3,999 में 1200 घंटे का क्लास होगा। 6ठा से लेके 12 तक का इतिहास हो, भूगोल हो, पॉलिटी हो, सब मिलेगा। 9 से 12 इकोनॉमिक्स मिलेगा, 11-12 सोशलॉजी भी मिलेगा, कल्चर वाला भी एनसीईआरटी मिलेगा और लाइन बाय लाइन मिलेगा। तो अगर अभी भी आप परीक्षा के बाद रोना नहीं चाहते हैं, यूपीएससी को कोसना नहीं चाहते हैं और अपने टीचर के द्वारा बरगलाना नहीं चाहते हैं, तो ये 2 कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए, आपका भला होगा, ये भगवान बुद्ध कहे हैं। अब आइए मैं दूसरे प्रश्न पे आता हूं। लीजिए दूसरा प्रश्न, ऋग्वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कुओं से की जाने वाली सिंचाई ने कृषि को प्लवनीय मैदान और नदी किनारे की पट्टियों से दूर वर्तमान पंजाब हरियाणा के मैदान में विस्तृत होने का अवसर दिया, जहां भूमिगत जल स्तर सतह के समीप था। अब ये स्टेटमेंट तो सही ही है, क्योंकि इसको चेक करने नहीं बोल रहा है। कुओं से पानी निकालने के लिए भारवाही पशु शक्ति का प्रयोग किया गया, तो ये दोनों तो स्टेटमेंट सही है। इसके आधार पर देखिए कि परीक्षा में ये किताबों में ये 3 लाइन दिया हुआ है, और तब आप तय करिए कि कौन सा सही है। तो फिर देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले पढ़िए ये लाइन क्या कहता है। ऋग्वेद में पानी निकालने के लिए अस्मचक्र आहवाह के उपयोग के साक्ष्य हैं। देखिए कहीं नहीं मिल रहा है किसी किताब में, लेकिन अगर आप केसी श्रीवास्तव की किताब पढ़े हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए ऊप तथा अवट, मैं आपको एक बार अच्छे से और करके दिखा दूं। हाँ देखिए क्या लिखा है। कूप तथा अवट खोदकर बने हुए गड्ढे, कुल्या नहर, अस्मचक्र आदि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आइए जरा देख लीजिए कि यही लाइन है लिखा हुआ, देख लीजिए। तो ऋग्वेद में अस्मचक्र और आहवाह इत्यादि का साक्ष्य मिलता है। अब आइए, दात्री श्रेणी जैसे उपकरण के उपयोग का उल्लेख ऋग्वेद में है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले ऐसे कर दूं, ये ऐसे हो गया। अब आइए देखिए, पकी हुई फसलों को काटने के लिए, पकी हुई फसलों को काटने के लिए थोड़ा सा हम लोग ना यही पिछड़े हैं, जिसके कारण बगुला जो है वो आज यूपीएससी में हीरो हो गया है, बाकी कोचिंग वाला लोग। अगर हम लोग ये सीख जाते हैं ना तो लोग चल नहीं पाता। तो देखिए, पकी हुई फसलों को काटने के लिए हंसिया, क्या लिखा है, दात्र श्रेणी का प्रयोग किया जाता था। अब जरा बता दीजिए कि लाइन मिला कि नहीं मिला। और यह भी केसी श्रीवास्तव की ही किताब है, उसी किताब से ये लाइन पूछा गया है। इसलिए मैं फिर आपको कहूंगा कि बाजारू नोट्स, ये जितने करोड़पति बना दिए हैं आप जिन लोगों को, वो आपको चीट करके वहां तक पहुंचा है। आज जो ये हाल हुआ है उसके लिए जिम्मेदार वही लोग हैं। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि आप मिट्टी से, आप मिट्टी थे, आप सुराही बनने आए थे, लेकिन आपको ऊंचे दामों में बेचने के लिए ये लोग गमला बना दिया, अपना फीस ज्यादा लेने के लिए, और आज आपके कैरियर को बर्बाद किया है। मैं छात्र की व्यथा के साथ, जो भी यूपीएससी के जो शिक्षक यूट्यूब पर आकर के पढ़ाता कम है, राजनीति की बात ज़्यादा करता है। जितने लोगों ने बच्चों का कैरियर बर्बाद किया है, देखिएगा उसका बेटा बेटी सुखी नहीं रहेगा और उसका अंत बहुत बुरा होगा, क्योंकि उसने गरीब घर के बच्चे को चीट किया है। ओरिजिनल किताब को छोड़कर उसके हाथ में क्या पकड़ा दिया, तो गाइड पकड़ा दिया। अब आइए मैं एक और प्रश्न आपको दिखाता हूं। लीजिए, ये कल मैं इस पर एक टीचर का देख रहा था, इस पर वो केशवानंद भारती तक चले गए। अरे भाई, आर्टिकल 13 में लिखा है, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है, एक्स भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 13 में यथा उपबंधित विधि शब्द के अर्थ पर एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहा था। एक्स ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान में विधि शब्द का अर्थ व्यापक है, इसमें अध्यादेश, आदेश, नियम और विनिमय भी सम्मिलित है। अब जो लोग
पढ़े ही नहीं हैं बेयर एक्ट, वो कुतर्क कर रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि पहले आप बेयर एक्ट आर्टिकल 13 का 2 पढ़ के देखिए क्या लिखा है। कहीं केशवानंद भारती में जाने की जरूरत नहीं। विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई, मैं तोड़ता हूं, अध्यादेश, देखिए, कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। अब आप आ जाइए, देखिए कितना सिंपल है, 13(3) में दिया हुआ है, 3 के कम है। अब आप आ जाइए यहां, एक्स का क्या विचार है कि अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम भी सम्मिलित है। इसका मतलब कि एक्स विधि के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, नियम और विनियम को सम्मिलित करता है। अब आइए वाई क्या कहता है। वाई ने ध्यान दिलाया कि अनुच्छेद 13 में विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला रूढ़ि या प्रथा भी सम्मिलित। ये देखिए, अब यहां आ जाइए, देखिए तो यहां क्या लिखा है। विधि के अंतर्गत, देखिए, विधि का बल रखने वाला, आर्टिकल से ही उठा रहा है, शब्द तक मिला हुआ है, रूढ़ि या प्रथा है। ये वाई का कहना है। तो कुल मिला के विधि में ही टोटल शामिल होगा। अब देखिए सवाल आसान हो गया। अब कहता है जिससे एक्स सहमत नहीं है, माने एक्स रूढ़ि और प्रथा को विधि नहीं मानता है। अब ये सवाल देखिए कितना इजी हो गया। विधि की व्याख्या में एक्स सही है, जिसमें रूढ़ि को सम्मिलित न किए जाने के बारे में उसके विचार सम्मिलित हैं। ये हो ही नहीं सकता है। वाई का यह विचार कि विधि में रूढ़ि सम्मिलित है, सही नहीं है। सही तो है ही, एक्स और वाई दोनों सही है। जब दोनों गलत हो गया तो कैसे हो जाएगा? तो केवल वाई का विचार सही है, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा है कि नियम, उपनियम ये नहीं शामिल होगा। वो ध्यान दिलाया है, देख लीजिए, उसने ध्यान दिलाया है। प्रश्न पकड़िए, वाई ने ध्यान दिलाया कि इसमें यह भी सम्मिलित है, यानी आप जो कह रहे हैं वो तो है ही, यह भी सम्मिलित है। एसर्शन रीजन का सवाल है, इसको AR में बांट के देख लीजिए ना, अपने आप पता चल जाएगा कि ए सही है कि आर सही है। आर ए की व्याख्या करता है, ए गलत है, आर गलत है, इसी को बनाया है। अब जरा आप सोच करके देखिए विद्यार्थीगण कि आप जिस टीचर को अब तक भगवान मान के पढ़ रहे थे, वो आपके साथ धोखा दिए। और मैं एक बार फिर उस गरीब विद्यार्थी जिसके पिताजी जमीन बेच करके और ऐसे धूर्त शिक्षकों को, जिसको यूपीएससी का ठीक से पैटर्न नहीं मालूम है, उसको ये नहीं मालूम है कि कोचिंग का काम मार्गदर्शन देना है, किताब छापना नहीं है। किताब तो जो प्रमाणिक किताब चल रहा है, वो जो पढ़ाएगा उसी का बच्चा पास करेगा। लेकिन उस गरीब माँ बाप को, किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को, जिसके पिताजी को इस फील्ड की जानकारी नहीं थी, उसके साथ 3 बार धंधा किया, बिजनेस। पहला कोचिंग में एडमिशन कराया 2 लाख रुपया लेके, फिर अपना किताब बेचा, अरे वो फीसे में शामिल है तो बेचबे न किया, और उसके बाद पीजी दिलाया। आज मैं भारत के उन गरीब किसान, गरीब मजदूर और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के पिता की ओर से उस धूर्त शिक्षक जो अपने कोचिंग का बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट दे करके, झूठ बोल करके मेरा बच्चा मेरे यहां से टॉप किया है, और उस गरीब का खून चूस लिया है, मैं आज उस सभी शिक्षक को, उस गरीब गार्जियन के तरफ से श्राप देता हूं कि तुम्हारा बच्चा कभी सुखी नहीं रहेगा।
तुम देख लेना, तुम जितना कमाए हो ना, तुम्हारा बच्चा शराबी होगा, जुआरी होगा, तुम्हारा बच्चा कैसीनो में जाएगा, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, तुम्हारे ही कोचिंग में तुम्हारे ऊपर आश्रित हो जाएगा, क्योंकि तुमने भारत के उस युवा पीढ़ी को बेरोजगार कर दिया है। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। आज उस विद्यार्थी की हालत क्या हो गई, आज वो जेन जेड बनकर के सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। इसके लिए जिम्मेदार तुम ही लोग हो। नाक चुल्लू भर पानी में डुबा के मर जाओ कि पढ़ाना चाहिए तुमको बैरक और पढ़ाते गाइड हो, पढ़ाना चाहिए तुमको लाल एंड लाल, पढ़ाते कुछ और हो। और खुद पहले अपने गिरेबान में झांको कि पढ़े केमिस्ट्री हो, पढ़ाते हिस्ट्री हो, शर्म नहीं आता है? कभी आईना के सामने खड़े हुए हो कि फार्मासिस्ट हो, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो, शर्म नहीं आती है तुमको? तुम 5 वर्ष यूपीएससी का तैयारी कर लिया तो तुम उस विषय का ज्ञाता हो जाओगे। देख लो, यूनिवर्सिटी का ही प्रोफेसर पेपर बनाया है, औकात बता दिया तुमको, क्योंकि तुम उस गरीब बच्चों को का खून चूसने के लिए ऑथेंटिक किताब को बाजार से बाहर कर दिए और अपने नोट्स बेच रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।